एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने आर्टिकल 32 कंप्लीट किया था। अब हम आर्टिकल 33, 34 एंड 35 पढ़ेंगे और उसके बाद हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है? इसमें क्या होता है, ये एक स्पेशल आर्टिकल है, ठीक है। इसमें क्या है, कुछ ऐसे लोग जिनकी फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्ट करे हैं या मॉडिफाई करे गए हैं, किन किन लोगों के वो हम सब पढ़ते हैं। इन आर्टिकल 32 इट अलाउ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई एंड रेस्ट्रिक्ट। क्या करता है? मॉडिफाई करने का पार्लियामेंट को हक देता है और रेस्ट्रिक्ट करने का किसको? फंडामेंटल राइट्स को कुछ स्पेसिफिक ग्रुप को के लिए, कोई स्पेसिफिक ग्रुप के लिए या तो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स को या तो मॉडिफाई कर सकता है या फिर रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। टू मेंटेन किस चीज़ के लिए? ऑर्डर, सीक्रेसी एंड डिसिप्लिन। ये तीन चीज़ों के मेंटेन करने के लिए। अब किन ये स्पेसिफिक ग्रुप है कौन कौन? तो उसमें पढ़ते हैं, इट अप्लाइज टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद पुलिस, रॉ, ठीक है, आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, अदर इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है। कोई भी ये जो सारी एजेंसीज होती है उनके लिए, मिलिट्री और पैरामिलिट्री और कोई भी फोर्सेस, ठीक है। इन लोगों पे ये वाला जो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 33 अप्लाई होता है। इसके बाद बात आती है, इट इंश्योर्स फंक्शनिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी बाय प्रायोरिटाइजिंग ड्यूटी ओवर सम पर्सनल फ्रीडम्स, ठीक है। इस आर्टिकल 33 में क्या होता है, ये इंश्योर करता है फंक्शनिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी। इसमें क्या करा जाता है? प्रायोरिटाइज किया जाता है, जो पर्सनल फ्रीडम है उनसे ज़्यादा ऊपर ड्यूटी को रखा जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 33 कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। और अगर आर्टिकल 33 इन स्पेसिफिक ग्रुप्स के अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो क्या है, वो चैलेंजेबल नहीं है। कोर्ट में जाके आप उसकी शिकायत नहीं कर सकते कि ये कुछ मेंटेन करते हैं किन किन चीज़ों को, ऑर्डर, सिक्रेसी एंड डिसिप्लिन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर आर्टिकल 33। अब हम आर्टिकल 34 पढ़ते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 34 की। आर्टिकल 34 में क्या है, इफ एनी एक्सट्रीम कंडीशन अराइजेज, कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन अराइज हो जाती है, या तो इंटरनल एग्रेशन या तो इंटरनल और एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से, एंड दैट एग्रेशन थ्रेटन्स द सोवरेनिटी। मतलब क्या हुआ है, कोई ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन अराइज हो गई या तो वो इंटरनल एग्रेशन या फिर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से, और ये जो एग्रेशन है ये क्या थ्रेटन करता है? हमारे इंडिया की सोवरेनिटी मतलब संप्रभुता, सिक्योरिटी मतलब सिक्योरिटी उसकी, यूनिटी मतलब एकता, और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर इन चार चीज़ों को वो थ्रेटन करता है, जो एग्रेशन राइज हुआ है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे हमारे एसपी हो गए, ठीक है, जो भी हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। सस्पेंड मतलब इन द सेंस उनका काम किसके पास चला जाता है? मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के पास, और इस चीज़ को बोलते हैं मार्शल लॉ। तो जो भी अगर ऐसे एग्रेशन का टाइम हो गया तो जितने भी ये सिविल काम जो हमारी पुलिस संभाल रही है, हमारे ये लोग संभाल रहे हैं, उनसे हटके मिलिट्री के पास चला जाता है, और सारा जो एग्रेशन के टाइम पे काम संभालती है, कौन संभालती है? हमारी मिलिट्री संभालती है, ठीक है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कन्वर्ट्स टू मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और इस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अभी तक इंडिया में कभी भी मार्शल लॉ नहीं अप्लाई हुआ है। मार्शल लॉ जिसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जाके सारे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में बन जाता है और उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। तो दैट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 34। अब हम आर्टिकल 35 पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 35, और 35 क्या मेंशन करता है? इट प्रोवाइड्स पार्लियामेंट पावर्स टू मेक लॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सिर्फ जो हमारे इंडिया का पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर्स हैं कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी लॉज बना सकती है या फिर उनमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है, इट कन्फर्स एक्सक्लूसिव पावर। कौन कन्फर करता है? आर्टिकल नंबर 35 कन्फर करता है एक्सक्लूसिव पावर। किसको? पार्लियामेंट को कन्फर करता है टू प्रिस्क्राइब पनिशमेंट फॉर वायलेशन। किस चीज़ के वायलेशन के लिए पनिशमेंट बनाते हैं? कौन बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। अगर जो भी उसने रूल्स बनाए हैं उनका अगर वायलेशन होता है, या फिर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर उन फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड करने की कोशिश करता है, ठीक है, या फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी को बिगाड़ता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे क्रूशियल एरियाज होते हैं जिसमें उसकी यूनिफॉर्मिटी को सिक्योर नहीं किया जाता। जैसे कि अभी हमने उस वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि जैसे मिलिट्री हो गए, पैरामिलिट्री हो गए, या फिर कोई भी रॉ के हो गए, आईबी हो गया, या फिर कोई भी अलग फोर्सेस, ठीक है, उनमें
यूनिफॉर्मिटी को सिक्योर नहीं कर पाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है द सेंट्रल लॉ मेकिंग इंश्योर। ये जो सेंट्रल लेवल पे लॉ बन रहा है, जो पार्लियामेंट है वो भाई सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है ये क्या इंश्योर करता है, यूनिफॉर्मिटी एंड प्रिवेंशन। ये एक तो यूनिफॉर्मिटी करता है कि पूरे कंट्री में एक ही लॉ है, सारे यूनिफॉर्म है, सेम प्रोसीजर पे चल रहे हैं, सारे स्टेट एक तरह से चलेंगे, तो ये एक तो यूनिफॉर्मिटी सिक्योर करता है। और क्या करता है, ये पार्लियामेंट का लॉ मेकिंग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कि प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, लीगल इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन स्टेट्स। अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंसी आती है स्टेट्स के बीच में, उन चीज़ों को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो हमारा जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाता है और सारे इसमें बनाता है। अब हमने आर्टिकल 33, 34 एंड 35 पढ़ लिया। इसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, पर हम बीच में एक चीज़ और पढ़ेंगे कि जो हमारा 7th राइट टू प्रॉपर्टी था। ओके, तो अब हम लास्ट पढ़ रहे हैं कि 7th फंडामेंटल राइट जो हमारा था, जो हमारा आर्टिकल 31 में मेंशन था, क्योंकि 29 और 30 में कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स थे और फिर डायरेक्टली 32 आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो जो हमारा 31 आर्टिकल था वो पहले था राइट टू प्रॉपर्टी, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हट गया था। ठीक है, इसके बाद ये अब मेंशन है आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या कहा जाता है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। इसमें ये बोला जाता है कोई भी पर्सन है वो अपनी अथॉरिटी, जो उसकी प्रॉपर्टी है उसकी अथॉरिटी से डिप्राइव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर जैसे है भी, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा घर है, मेरे घर के यहाँ पे कोई रेलवे लाइन निकल रही है, अब मेरे से गवर्नमेंट आके बोल रही है कि आप हमें अपनी प्रॉपर्टी दे दीजिए, तो अगर उसको मेरी प्रॉपर्टी लेनी है, गवर्नमेंट को मेरी प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसको एक सिविल प्रोसीजर, जो लीगल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी का पैसा देना पड़ेगा, प्लस में कंपनसेशन देना पड़ेगा, और सारी लीगल प्रोसीडिंग होगी, तभी वो अपनी मेरी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे मेरी प्रॉपर्टी से डिप्राइव होने का हक नहीं है, और मेरे को ये राइट किस में मिला, आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड दैट्स ऑल फॉर ये सारा। कल हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टार्ट करेंगे। टिल देन मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा।